जय भीम साथियों। नमस्कार। जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त बीएल मैधोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम राष्ट्रपति पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू पीवाई को लेके आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए क्लास को जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस क्लास को हमने 4 भागों में डिवाइडेड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। इसमें हमने करीबन 120 से 130 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें राष्ट्रपति पर हर एक संभव क्वेश्चन जो आ सकता है वो हमने लेके आए हैं। इसलिए क्लास को जरूर देखें। अभी समय ना गवाते हुए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अब हमने एक ट्रिक भी लगा रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। पकानी कोका दियो दसम। राष्ट्रपति का पा से हो गया पद, का से हो गया कार्यपालिका शक्ति, नी से हो गया निर्वाचन, नी से हो गया निर्वाचन, को से हो गया चुनाव की प्रक्रिया, का से हो गया कार्यकाल, दी से हो गया दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, दा से हो गया दशाएं या शर्तें, सा से हो गया शपथ और मां से हो गया महाभियोग। ठीक है साथियों, इसको आप जरूर याद कर लें, ये बहुत लाभदायक है। अगले अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? हमने अभी पकाना कोकी दियो दसम में पढ़ा था, इसमें किया गया है साथियों ये 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए क्लास को मिस ना करें। भारत के राष्ट्रपति किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत में जो राष्ट्रपति का पद है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका। भारत में निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन चल संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। औपचारिक शक्तियां किससे? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं में किस पद पर होते हैं? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं में किस पद पर होते हैं? तो किस पद पर होते हैं? सर्वोच्च सेनापति के पद पर होते हैं। सर्वोच्च सेनापति के पद पर होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये किसमें है? योग्यता में। अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 58 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन वर्णित है, ये अनुच्छेद 58 हो जाएगा। राष्ट्रपति पद की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में वर्णित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। तो किसका भाई? लोकसभा का। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए।
तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, क्या है पुनः निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पुनः निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है साथियों? तो पुनः निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतन किस निधि पर आधारित होता है? जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, तनख्वाह होती है, वह किस निधि पर भारित होती है साथियों? तो ये किस निधि पर भारित होती है? भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित होती है। मैं क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन और आंसर बार बार रिपीट करता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए क्लास देखते ही देखते। राष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ये पूछा है, आवश्यक नहीं है भाई, ये बताना है। भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है भाई, ये तो जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूरी होना, ये भी बहुत जरूरी है। जब तक वो 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं होगी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा था कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ये गलत, कोई ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, आवश्यक नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संविधान के अनुसार, इनमें से किसे संविधान के अनुसार लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है? संविधान के अनुसार किसे लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता है? तो इसको वर्तमान राष्ट्रपति को जो भी राष्ट्रपति पद में रहता है उसे क्या लाभ का पद पे धारण करने वाला नहीं माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति पद के लिए कौन अयोग्य होगा? राष्ट्रपति पद के लिए कौन अयोग्य होगा? 35 वर्ष, भारतीय नागरिक, ये तो ठीक है, सही है। लोकसभा सदस्य बनने योग्य व्यक्ति, ये भी सही होगा। लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, कोई सरकारी नौकरी में है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत का नागरिक जरूरी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संघ की किस शाखा का प्रमुख होता है? क्वेश्चन को समझे। राष्ट्रपति संघ की किस शाखा का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति संघ की किस शाखा का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, किसका कार्यपालिका शाखा का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? राष्ट्रपति पद की शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 59 में वर्णित हैं। इसमें 59 में वर्णित हैं। पकाना कोपा दियो दशम दशाएं शर्तें 59 में वर्णित हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक, क्या भैया प्रस्तावक, चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक चाहिए रहता है, तो कितने प्रस्तावक और अनुमोदक आवश्यक होते हैं? और अनुमोदक आवश्यक होते हैं भैया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं। है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी होती है? अभी कोई भी चुनाव लड़ना रहता है तो उसके लिए एक जमानत राशि निश्चित होती है, तो उसी तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जमानत राशि है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि होती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है। कितने की? 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है।
यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, पहले अवैध मत हटा दिए जाते हैं, तो इसलिए कुल वैध मत लिखा है। यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत, भैया कितना प्रतिशत से कम मत प्राप्त होता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त होना मतलब उसको जेल नहीं डाल देना, उसकी जो जमानत राशि उसने 15,000 रुपए जमा की थी वो अब उसको नहीं मिलेगी। क्या भैया, उसको नहीं मिलेगी। तो 1/6, क्या 1/6। क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन किस वर्ष पारित हुआ था? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम वर्ष 1997 में पारित हुआ था। कब हुआ था भाइयों? वर्ष 1997 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भैया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? सोचो और आंसर कमेंट करो। में अनुच्छेद 54 में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया साथियों? आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? नीति निर्देशन तत्व लिया है। क्या क्या लिया है? नीति निर्देशन तत्व लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशन तत्व भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, जय भीम ग्रुपों में पक्का कर दें। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो कौन नहीं? राज्य विधान परिषद, क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं भाइयों, ये शामिल नहीं होते हैं, ये शामिल नहीं होते हैं। किसके? क्वेश्चन पे चलते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन और वर्ष था 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को शामिल किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं को शामिल किया गया है। तो कौन कौन सी भैया? दिल्ली होगा और पांडुचेरी। दिल्ली तो होगा, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तो सबसे पहले ही आएगा, क्यों राजधानी है। तो दिल्ली एवं पांडुचेरी, दिल्ली एवं पांडुचेरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्यमणीय मत प्रणाली से होता है। इसकी थोड़ा व्याख्या देख ले। राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संख्यमणीय मत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 55 में दी गई है। पकानी कोका, पकानी 52, 53, 54, 55, ठीक है। पकानी कोका दियोदस्तम, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है भाइयों? कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? समरूपता का सिद्धांत, हाँ अपनाया जाता है, सही है। समतुल्यता का सिद्धांत, हाँ सही है, अपनाया जाता है। एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत, हाँ अपनाया जाता है। ये तीनों ही सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। राज्य विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य का निर्धारण राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, और निर्वाचित विधायकों की संख्या, और निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसद के मत मूल्यों का निर्धारण किस पर किया जाता है? अभी सांसदों के मत मूल्य का पूछ लिया कि भाई सांसदों के मत मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो इसका भी वही होगा कि सभी विधानसभाओं के कुल मत मूल्य, जो भारत में जितनी भी विधानसभा है उनके कुल मत मूल्य, सभी विधानसभाओं के कुल मत मूल्य, और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सभी विधानसभाओं के कुल मत मूल्यों में संसद अगर हम भाग दे देंगे किसके? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का, तो हमें सांसदों के मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हमें भाग देते हैं, डिवीजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ये किस लिए अपनाई जाती है? इसका मुख्य इसका उद्देश्य होता है कि उम्मीदवारी की वरीयता क्रम। राष्ट्रपति चुनाव में हमें एक जिसको चुन रहे हैं उसको प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, इस तरह से जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को अपनी वरीयता क्रम देना रहता है। तो साथियों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।